सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम लहरों के राजहंस नाटक की नायिका सुंदरी के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक की सृजना एक द्वंद्व प्रधान नाटक के रूप में की है। इसकी वस्तु योजना और पात्र योजना में द्वंद्व बहुत ज़्यादा मुखरित हो रहा है। ये नाटककार ने नाटक के प्रमुख पात्रों के माध्यम से आधुनिक एवं युगों युगों की द्वंद्वग्रस्त चेतना को अभिव्यक्त किया है। इस नाटक के सभी प्रमुख पात्रों का चरित्र द्वंद्वग्रस्त ही है। नाटक में नंद और सुंदरी का चरित्र तो द्वंद्वग्रस्त है ही, और श्यामांग का चरित्र भी द्वंद्वग्रस्त है। यहाँ हम सुंदरी के चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे। सुंदरी के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। वो भोगवाद की प्रतीक सुंदरी, आधुनिक अभिजात्य नारी की प्रतीक है। उसका सौंदर्य है वो अनुपम सौंदर्यशालिनी है और उसमें ईर्ष्यालु नारी है। सुंदरी का विद्रोह एवं द्वंद्व है और वह अहमनिष्ठ नारी है। उसके चरित्र की पहली विशेषता हम पढ़ेंगे कि वह भोगवाद की प्रतीक है। राकेश जी ने सुंदरी के चरित्र को प्रवृत्ति मार्गी दर्शन के प्रतीकात्मक रूप में उभारा है। वह जीवन के भौतिक सुख भोग को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख और अभिष्ट मानती है। वो मानती है कि जीवन में जो भी भौतिक सुख है वही सबसे बड़ा सुख है। वह अपनी कामेच्छाओं का स्थगन स्वीकार नहीं कर सकती। उसे पता है कि देवी यशोधरा कल प्रातः गौतम बुद्ध के निवर्ती मार्ग से दीक्षा ग्रहण करेंगी, कि कल देवी यशोधरा हैं वो दीक्षा ग्रहण करने वाली हैं। इसलिए वो क्या कर लेती है, उससे पूर्व ही रात्रि में ही कामोत्सव का आयोजन कर लेती है और वह अपनी भोग वृत्ति को उजागर स्वयं ही करती है और बोलती है, रात बीतने दें, फिर अपने मन से पूछना, रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस कक्ष की हवा कांपती रहेगी। हवा कांपती रहेगी, डुलती रहेगी, मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। कपिल वस्तु के राज पुरुष रात भर उस मदिरा में और अन्य अन्य मणि मदिराओं में डूबते उतरते रहेंगे। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, जो नहीं देखे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक भोगवादी नारी है। वो बोलती, एक और तो कपिल वस्तु के राजपुरुष, कर्मचारी, जन सामान्य सांसारिकता से विमुख होकर गौतम बुद्ध के निर्माण मार्ग में दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी ओर भोग की प्रतीक प्रवृत्ति मार्गी सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करती है, जिससे रात्रि के अंतिम पहर तक भोजन, आपानक, नृत्य चलेगा। ये सब यहाँ बताया गया है। और इसी को उजागर करता हुआ श्याम कहता है कि पिछले वसंत में आम कैसे बो रहे थे, पेड़ों की डालियाँ अपने आप हाथों पर झुक आती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है और कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा। कहने का मतलब है सुंदरी भोगवाद में विश्वास रखती है, तभी तो शशांक नामक राज सेवक को पुराने रस और आसव मिलाकर कई प्रकार के नए सम्मिश्रण बनाने के लिए आदेश देती है। वह गौतम बुद्ध के लिए निवर्ती मार्ग की अपेक्षा अपने प्रवृत्ति मार्ग को, उसके दृष्टिकोण को श्रेष्ठ मानती है। और उसकी अगली चारित्रिक विशेषता है आधुनिक अभिजात्य नारी की प्रतीक। सुंदरी जो है आधुनिक अभिजात्य नारी की प्रतीक रूप में उभरी है। उसके व्यक्तित्व में राकेश जी ने आधुनिक नारी जीवन के अनेक तत्वों का समावेश किया है। इसी कारण वह अपने प्रत्येक सामान्य या विशेष सामयिक या असामयिक कार्य को चिर स्मरणीय बनाना चाहती है। इसलिए वह कामोत्सव के बारे में अपने कर्मचारियों से कहती है कि हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज, आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए। लोगों के मन में उसके दर्शन को हम चारवाक दर्शन से प्रभावित मान सकते हैं या आधुनिक पाश्चात्य ईट ड्रिंक एंड मैरी की धारणा पर आधारित मान सकते हैं। वह अलका से कहती है, रात भर नगर वधू
चंद्रिका की चरणों की गति से इस कथा की हवा कांपती रहेगी, हवा कांपती रहेगी, डुलती रहेगी, मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। कहने का मतलब है, सुंदरी के व्यक्तित्व में अभिजात्य वर्ग की नारी जैसा शासन भाव भी विद्यमान है। इसी कारण वह अपनी बातों को आवश्यकता से अधिक महत्व देती है, खुद की बातों को ज़्यादा महत्व देती है। क्यों आज तक कभी हुआ है कि कपिलवस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन में निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ समझा हो? नंद कामोत्सव में भाग लेने के लिए अनेक लोगों के पास स्वयं जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। इस बात पर जब सुंदरी को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा विक्षुब्ध हो उठती है और कहती है, मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है। यानी यहाँ इससे प्रतीत हो रहा है उसकी इन बातों से कि वो अपने आप को अभिजात्य नारी का प्रतीक मानती है और कहती है कि अगर आप कहोगे उससे लोग आएंगे, इससे अच्छा तो न आए, वो ही अच्छा है। वह अत्यंत उद्विग्न अवस्था में आर्य मित्र से कहती है, आर्य मित्र यदि जाना चाहते हैं तो इन्हें भी जाने दीजिए। यानी कि उस कामोत्सव में सिर्फ एक मित्र ही आए थे और उनके लिए वो कहती है कि अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको जाने दीजिए, कह दीजिए जिनकी यहाँ से होकर आए हैं जाते हुए भी एक बार उनकी यहाँ होते जाएं। उन सब से कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में वे लोग न रहें, वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखा जाए तो ये उतावलापन सुंदरी के व्यक्तित्व के खोखलेपन का ही द्योतक है और ये खोखलापन आधुनिक दृष्टिकोण से परखते हुए डॉक्टर जयदेव तनेजा का कहना है। डॉक्टर जयदेव तनेजा कहते हैं, नंद और सुंदरी के माध्यम से मोहन राकेश ने जिस तरह औरत और मर्द के आपसी रिश्ते का रेसा रेसा उधेड़ा है, उसके संबंधों को जैसी निर्ममता और निष्ठुरता से विश्लेषित किया है, वह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही परिणाम है। अब उनकी अगली चारित्रिक विशेषता पढ़ेंगे। अनुपम सौंदर्यशालिनी। सुंदरी अनुपम सौंदर्यशालिनी नारी है, उसका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक है। वह अभिजात्य वर्ग सौंदर्य से युक्त है। वह शारीरिक के साथ साथ व्यवहारिक सौंदर्य की स्वामिनी भी है। नंद उसके सौंदर्य पर मोहित एवं नतमस्तक तो हैं ही, कुछ आतंकित भी हैं और एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। नंद सुंदरी को बोलते हैं, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी बोलती है, किस बात का? नंद फिर बोलते हैं कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर? तो सुंदरी बोलती है कि आप मुझे चतुर कहते हैं। नंद कहते हैं, नहीं हो तुम। सुंदरी फिर बोलती है, नहीं तो, भोलेपन से बोलती है। सुंदरी बोलती है, पता है लोग क्या कहते हैं? सुंदरी बोलती है, कहते हैं आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। नंद, इसमें झूठ क्या है? सुंदरी बोलती है, झूठ नहीं है नंद, यक्षिणी हो या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मानवी तुम नहीं हो, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। तो इस बात से पता चलता है कि वो अनुपम सौंदर्यशालिनी है। और उनके चरित्र की अगली विशेषता है ईर्ष्यालु नारी। सुंदरी स्वभावतः नारीगत ईर्ष्या भाव की शिकार है। वह देवी यशोधरा से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है और इस ईर्ष्या के कारण ही वो क्या करती है, वह उसी पूर्व रात्रि में कामोत्सव का आयोजन करती है जिस दिन देवी यशोधरा बौद्ध मत में दीक्षा ग्रहण करती है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बनने के पीछे देवी यशोधरा का ही कारण मानती है और वो व्यंग्यात्मक शब्दों में कहती है, यही तो दुख है कि आज वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं हैं, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए, इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है। नहीं, एक स्थल पर श्यामांग सुंदरी के ईर्ष्या भाव को व्यक्त करता है कि सुंदरी में ईर्ष्या भाव है, तो ये बात श्यामांग बताता है। वो बोलता है, कामोत्सव का आयोजन किया गया इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है और कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा। और सुंदरी के इस ईर्ष्यालु भाव को नंद अच्छे से जानते हैं, इसलिए जब यशोधरा कहती है कि वह भिक्षुणी बनने से पहले अपने संबंधियों से मिलना चाहती है
और मिलने के लिए नंद के पास निमंत्रण भेजती है, तो नंद सुंदरी को बिना बताए, क्योंकि अगर बताएंगे तो सुंदरी उनसे ईर्ष्या करेगी, उससे ईर्ष्या करेगी यशोधरा से, तो नंद सुंदरी को बिना बताए ही यशोधरा से मिलने चले जाते हैं। वापस आने पर जब सुंदरी को बताते हैं तो वह देवी यशोधरा से मिलकर आ रहा है और तुम्हारे लिए उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। तब वो बहुत ज़्यादा तमतमा उठती हैं और कहने लगती हैं, आत्मवचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे? मन में क्या सोच रही होंगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उन्हीं के कारण। अतः सुंदरी का ईर्ष्यात्व यहाँ स्पष्ट हो जाता है। फिर सुंदरी में विद्रोह की भावना और द्वंद्व भी बहुत ज़्यादा है। सुंदरी का पूर्ण विश्वास था कि उसकी अगली विशेषता यही है कि सुंदरी में विद्रोह की भावना है और द्वंद्व है। सुंदरी का पूर्ण विश्वास था कि उसका पति नंद कभी भी उसके सौंदर्य पास से मुक्त होकर बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता। ये सुंदरी सोचती थी, विश्वास था उसे। लेकिन जब वह प्रसादन कर रही होती है और नंद अपने हाथों में दर्पण लिए हुए होता है तो वह हिलकर गिरकर टूट जाता है। तभी वह शंकाग्रस्त होकर कहती है, जानना चाहती हूँ कि क्या दर्पण का टूटना सचमुच अकारण ही था या उस समय आप कोई और बात सोच रहे थे। इसी के साथ उसका विश्वास भी खंडित हो जाता है, लेकिन उसे इस विश्वास के खंडित होने का एहसास तब होता है जब वह एक ओर अपने अधूरे श्रृंगार को देखती है तो दूसरी ओर अपने सम्मुख केस कटे हुए नंद को देखती है। अब हम अगली उनकी विशेषता पढ़ेंगे, अहम निष्ठ नारी। सुंदरी जो है उसमें अहम की भावना बहुत ज़्यादा है और सुंदरी अहम निष्ठ नारी है। वह कामोत्सव का आयोजन करती है, लेकिन मैत्रेय को छोड़कर निमंत्रित व्यक्तियों में से कोई भी वहाँ नहीं आता है। मैत्रेय भी यही परामर्श देता है कि कामोत्सव को स्थगित कर दिया जाए। तो ये बात सुनते ही वो तमतमा उठती है, क्योंकि वह इसे निवर्ति मार्ग की ओर से एक षड्यंत्र मानती है और कहती है, मैं अल्प व्यवस्थित नहीं हूँ, किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। और मैत्रेय ये सुनकर वापस जाना चाहता है, लेकिन नंद उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी समय सुंदरी बड़ी उद्विग्नता से जो कहती है उसमें उसकी अहम भावना ही झलकती है। और वो क्या बोलती है, वो बिल्कुल आपे से बाहर होकर के बोलती है, और अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को ये अधिकार मैं नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो इन्हें भी जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिनके यहाँ से होकर आए हैं, जाते हुए एक बार उनके यहाँ होते जाएं। उन सब से कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में वह न रहें। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अतः कहा जा सकता है कि लेखक के मूल उद्देश्य युगों युगों से मानव की प्रवृत्ति एवं निवर्ती दर्शन के बीच द्वंद्वग्रस्त चेतना को मुखरित करने में सुंदरी एक ओर प्रवृत्ति मार्ग के दर्शक का प्रतिनिधित्व करती है, तो दूसरी ओर पुरुष प्रधान समाज की नारी के प्रति सोच का आधुनिक नारी के रूप में विद्रोह भी प्रकट करती है। वह अनुपम सौंदर्यशालिनी है, इसलिए उसे अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है, और वह राज रानी है, इसलिए वह अहम निष्ठ नारी भी है। इस तरह हमने भोगवाद की प्रतीक सुंदरी, आधुनिक अभिजात नारी की प्रतीक अनुपम सौंदर्यशालिनी, ईर्ष्यालु नारी, सुंदरी का विद्रोह एवं द्वंद्व, अहम निष्ठ नारी भावना आदि उनके चरित्र की विशेषताएं पढ़ ली।